दोस्तों नमस्कार। एग्जाम विजडम की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 8 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल है इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, अर्थशास्त्र बहिष्कार। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहरा दिया जाता है, तो क्या ऐसा होना चाहिए था, और यदि वैध ठहराया गया तो क्या उसमें कुछ अतिरिक्त क्राइटेरिया जोड़े जा सकते थे। इन सभी पर तार्किक तरीके से इस एडिटोरियल आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल की हम बात करेंगे द फ्रंटलाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। जीवन की पहली 1000 दिवसीय खिड़की के अग्रिम पंक्ति के लोग। भारत में जिस तरीके से लगातार माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ती जा रही है और इसमें जो फ्रंट लाइनर्स हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी भूमिका कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, इसको हमको इस आर्टिकल में जानने को मिलेगा। तो बहुत कुछ जानना समझना आज के आर्टिकल में बाकी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, अर्थशास्त्र बहिष्कार। यूज ऑफ सोल इनकम क्राइटेरियन फॉर कोटाज इज क्वेश्चनेबल बट इट शुड बी मेड टू वर्क इन अ नॉन एक्सक्लूजनरी वे। कोटा के लिए एकमात्र आय मानदंड का उपयोग संदिग्ध है, लेकिन इसे गैर बहिष्करण तरीके से काम करने के लिए बनाया जाना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है, ये बेसिकली संवैधानिक पीठ सर्वोच्च न्यायालय की बैठती है और इसके पक्ष में फैसला आ जाता है 3:2 के बहुमत से। और अब ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस पर कि स्वयं न्यायालय ने भी अपना जो पूर्ववर्ती रुख था उसको बदलते हुए आश्चर्यजनक तरीके से इस आरक्षण को बरकरार रखा है। और जो विशेष रूप से जो लाभार्थियों की मौजूदा श्रेणी है एससी एसटी ओबीसी, उनको बाहर रखा गया और सिर्फ आर्थिक मानदंडों को आधार बनाया गया है। आगे बात हो रही है इंदिरा साहनी 1992 केस की, जिसमें 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आती है तो उसको बरकरार रखा गया था, लेकिन जब एडवांस जो उसमें बेनिफिशियरी की बात आती है तो उसमें जो उन्नत वर्ग के लोग हैं इस दायरे से बाहर रखने का पक्ष लिया गया था। क्रीमी लेयर की यहाँ पर बात हो रही है। और पहली बार जब रिजर्वेशन में आर्थिक मानदंडों का रूप इसी समय हमको देखने को मिलता है 1992 में। आगे बात ये कही जा रही है जिस तरीके से इससे पहले जब कांग्रेस सरकार इसी आरक्षण को लेकर आती है 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आधार पर इसको रद्द कर दिया जाता है कि संविधान केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। और अब इसमें तर्क भी दिए जाते हैं कि जिस तरीके से जो रिजर्वेशन है उसको एक टूल ऑफ रिपरेशन की तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, और बेसिकली सिर्फ जब जातिगत भेदभाव की बात आएगी, जिसका कि कई पीढ़ियों से सिर्फ जाति में किसी व्यक्ति का यदि जन्म होता है उस वजह से वो दंश का शिकार होता है, तब उस क्षतिपूर्ति के लिए रिजर्वेशन को एक उपकरण की तरीके से इस्तेमाल करना न्याय संगत होगा। किंतु अगर आर्थिक पहलू पर रिजर्वेशन दिया जाएगा तब ये उन्हीं के समूह के व्यक्तिगत जो सदस्य हैं उनके लिए उचित प्रगति जिन्होंने अपना ली है उनके लिए कहीं ना कहीं ये पुरस्कार अथवा लाभ की स्थिति नहीं बन पाएगी। और 2019 में जब भाजपा सरकार फिर से इस 10% कोटे के आरक्षण को लेकर आती है, जहां पर कि संविधान में संशोधन किया जाता है कि केवल आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण प्रदान करना है, संविधान का संशोधन कर दिया जाता है और इसी को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। तो बेसिकली अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ एक सोल क्राइटेरिया ऑफ इनकम
इकोनॉमिक आधार की बात कही जा रही है कि जब किसी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल होगा तो बेसिकली ये अनसस्टेनेबल रहेगा। और सभी पांचों जो जजेस की बात कही जा रही है वो इस बात से सहमत थे कि ये अनसस्टेनेबल है। और आर्थिक मानदंड की शुरुआत की अगर जब बात कही जाए तो बेसिकली ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भी बात पांचों जजों ने एक साथ माना। हालांकि जब बात आती है कि क्या एससी एसटी और ओबीसी को इससे एक्सक्लूड करना होगा तो यहाँ पर मतभेद जजेस के बीच में भी देखने को मिलते हैं। जस्टिस एच एस रविंद्र भट्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित, ये दोनों ही लोग एक साथ सहमत थे। और बेसिकली इनका ये मानना था कि जो पहले से आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं ऐसे समूह, जिसमें विशेष तौर पे एस सी एस टी और ओबीसी की बात आ रही थी, अगर ये ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है इससे उनको बाहर रखा जाएगा तो जो इक्वलिटी नॉर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसका उल्लंघन होगा, जो कि एक बेसिक फीचर भी आता है। और अब आगे बात कही जा रही है कि जब इस संविधान संशोधन को जब लाया गया था तो बेसिकली पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इसको लेजिटिमेसी देने का प्रयास भी किया गया था। बहुत कम सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था, ज़्यादातर इसके पक्ष में ही थे। और कोर्ट इस बात को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि जब बात आती है कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए कोई नया लक्ष्य बनाने में संसद की शक्ति, तो कोर्ट भी इसका सम्मान करता है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से मौजूदा आरक्षण मानदंडों से लाभान्वित होने वाले समुदायों के बहिष्कार का समर्थन करते हैं, यह तर्क देते हुए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुक्त करने की इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस तरीके का बहिष्कार आवश्यक है, और यदि उनमें उन्हें शामिल किया जाता है तो इस तरीके से आरक्षण प्रदान करने के पूरे विचार को भी कमजोर कर सकता है। और अब चूंकि बात आ गई है कि जो आरक्षण का मूल है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या मेन उद्देश्य, संविधान क्या प्रदान करता है आरक्षण के प्रति अपना दृष्टिकोण, तो बेसिकली आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से एक्सक्लूड किया जा रहा है कुछ ग्रुप को ईडब्ल्यूएस कोटे से, तो ये दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि बेसिकली अगर इस तरीके से कहा जाए तो जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो एक ये वर्टिकल आरक्षण हो जाता है। हमारे यहाँ पर अभी तक किस तरीके से आरक्षण होता था, हॉरिजॉन्टल आरक्षण, कि एक कोई वर्ग होता था, उस वर्ग के भीतर ही आरक्षण चलता था। जैसे जाति में आरक्षण हो जाता है कि एससी कोई ग्रुप है तो समाज में जितने भी एससी लोग होंगे उनके ही ग्रुप में वो आरक्षण चलेगा। और बेसिकली जब बात आ जाएगी कि कोई ओबीसी है तो उस तरीके से भी ये आरक्षण होगा। और अब जब महिलाओं की बात आती है जो कि एक वर्टिकल एक ग्रुप की तरीके से आरक्षण हो जाता था, तो बेसिकली जब उस महिलाओं का एक वर्ग बन जाता है और वो सभी वर्ग की महिलाएं उसमें हो जाती, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उसमें किसी भी वर्ग की महिलाओं को उनके जाति के आधार पर बाहर नहीं रखा जाता है। जबकि ईडब्ल्यूएस में ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पर वर्टिकल तो दिया जा रहा है लेकिन इसमें कुछ जो समुदाय उनको बाहर रखा जा रहा है, ये चिंता का विषय बन रहा है, जिसको कि जो दो जजेस जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे उन्होंने व्यक्त किया। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि आरक्षण का जो उपयोग है गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में नहीं किया जा सकता। और अब किसी दूसरे मामले का भी आगे आर्टिकल में जिक्र किया जा रहा है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को कहा गया था कि जो 8 लाख की मौजूदा एक क्राइटेरिया बना हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न खड़े कर सकता है। क्योंकि जब बात होती है कि सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों की, तो अगर 8 लाख क्राइटेरिया करते हैं तो काफ़ी बड़ा वर्ग आ जाएगा। जबकि रिजर्वेशन का मेन इंटेंशन क्या होता है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। और जब आर्थिक ही रूप से अगर कमजोर वर्गों का आरक्षण करना है तो इस क्राइटेरिया को कम करना चाहिए था। जबकि जब बात हो रही जब इनकम टैक्स रिटर्न की, तो क्राइटेरिया में जब छूट पाने की बात होती है तो जो 2.5 लाख रुपए से कम जिनका होता है सिर्फ उन्हीं को एलिजिबल माना जाता है। तो ऐसे में जब 8 लाख तक का
क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए अगर दिया जा रहा है तो ये न्याय संगत नहीं समझ में आता। और इसके आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से 50% की सीमा जो कि एक्सीड कर जाता है, अगर ईडब्ल्यूएस को हम अलग से देखें तो बेसिकली इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि जो 50% की जो सीमा है ये जाति आधारित जो कोटा है उस पर लागू होती है, न कि ईडब्ल्यूएस पर। और बेसिकली अब ये भी बात है कि जिस तरीके से आर्थिक मुक्ति के उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता था यदि आय आधारित आरक्षण को समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया होता, और ऐसा नहीं होता है। और बेसिकली ये भी बात कही जा रही है कि सरकार को सभी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा खोलने के लिए आय मानदंड की सीमा को बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए। शायद जितना इनकम टैक्स में छूट मिलता है 2.5 लाख, उतना अपर लिमिट अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस स्कीम का पेनिट्रेशन हो पाएगा। जो सच में जिनको ज़रूरत है वहाँ तक इस स्कीम की पहुँच, इसका लाभ उनको मिल पाएगा। और आगे ये भी बात कही जा रही है जैसे कि क्रीमी लेयर की अवधारणा है ओबीसी आरक्षण में, उस तरीके का इसमें भी कुछ किया जा सकता था। और समुदाय के जो कुछ अगर सिर्फ इतना कर दिया जाता कि सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे, क्राइटेरिया 2.5 लाख तक का होगा, किसी भी वर्ग चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का इससे बाहर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से गरीब वर्ग, भले ही वो ओबीसी या एससी एसटी मेरिट में है, फिर भी ईडब्ल्यूएस योजना के तहत कुछ लाभ उन्हें भी मिल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजर्वेशन का लाभ है सामाजिक उत्थान, उसमें ये सहायक और ज़्यादा तब सिद्ध हो पाता जब जो क्राइटेरिया है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता, जैसा कि नहीं हुआ। अगले आर्टिकल में अब बात होगी द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ, जीवन की पहली 1000 दिवसीय खिड़की के अग्रिम पंक्ति के लोग। As some stories of change from across India show, it is critical to empower frontline health workers who are driving mothers and child nutrition and development outcomes at the last mile। जैसा कि पूरे भारत से बदलाव की कुछ कहानियों से पता चलता है, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, जो अंतिम मील पर मातृ और शिशु पोषण और विकास के परिणामों को चला रहे हैं। आर्टिकल में बात हो रही है कि कुपोषण अथवा माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, गंभीर समस्या है। और बेसिकली जब माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें जो मैटरनल न्यूट्रिशन मातृ पोषण भी जुड़ा होता है, और शिशु और छोटे बच्चों को खिलाना, बाल मृत्यु, बीमारी को कम करना, कुपोषण को रोकना, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसको निर्धारण करना, और वयस्क जीवन की उत्पादकता को सक्षम करने में हस्तक्षेप का सबसे प्रभावी सेट है। माल न्यूट्रिशन सभी चीज़ को कवर करता है। और विशेष तौर पर जब माल न्यूट्रिशन की बात कही जाती है तो पहले 1000 दिन को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब बात होती है गर्भधारण से लेकर बच्चे की आयु लगभग 2 वर्ष की हो जाती है। तो इसी में जो दिमाग है, मस्तिष्क का विकास लगभग 80% इसी 1000 दिन में हो जाता है। और ऐसे में पोषण योजना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली इसका जो लक्ष्य है वो काफ़ी व्यापक है, जिसमें न्यूट्रिशनल आउटकम की सुधार करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है सभी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। और साथ साथ में जो भी मिनिस्ट्री हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल, इनका और ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग और जो निष्पादन प्रक्रिया है कैसे बेहतर बनाया जा सके, सब कुछ इस अभियान में जुड़ा हुआ है। और अब बात ये भी कही जा रही है कि गर्भधारण का पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच और स्तनपान, ये सब कुछ 1000 दिन में जो माल न्यूट्रिशन के लिए जो काम करना है उसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन सब के साथ में जो महिला है उसका स्वास्थ्य किस तरीके से बेहतर रहता है गर्भधारण से लेके बच्चा जब तक
2 से 3 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे की पोषण की स्थिति कैसी होगी, उसका वजन कैसा होगा, इसमें महिलाओं का वजन कैसा है, महिलाओं की पोषण की स्थिति कैसा है, हीमोग्लोबिन स्तर कैसा है, और किस उम्र पर वो गर्भ धारण कर रही हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र और यूनिसेफ के प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है, जिसमें 27 महीने का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, देखा जाता है कि जो किशोरी और महिलाओं के स्वास्थ्य को अगर बढ़ावा देने से जो नवजात शिशु हैं उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, और जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म और नवजात शिशुओं की मृत्यु को भी रोका जा सकता है अगर जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जाए। और इस प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए कई जिलों में इसको बढ़ाया गया था। और अब ऐसे में जो फ्रंटलाइन वर्क फोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल अदा करते हैं, विशेष तौर पर जब बात आती है जो सामाजिक स्वास्थ्य करता है, आशा वर्कर्स हैं, इसके अलावा एएनएम जो नर्सेज हैं, दाइयाँ हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बेसिकली जो स्वास्थ्य योजना और कार्रवाई को पूरे समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो बुनियादी पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर तरीके से नहीं पहुँच पाई, और वहाँ पर इन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए यही जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। और अब ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से कुछ और उदाहरण लिए जा रहे हैं, यूपी का एक उदाहरण लिया जा रहा है, एक दूर दराज गाँव की बात कही जा रही है जहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कई निरंतर प्रयास के बाद गांव में कुछ परिवार, वहां की माताएं, रिश्तेदार जिसमें बुजुर्ग शामिल हैं, वो बच्चे का नियमित वजन मापने के लिए राजी होते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तब उससे जो लाभ मिलता है वो सबको चौंका देता है। क्योंकि देखिए जब बच्चे का नियमित वजन जांच अगर होता रहेगा तो ये पता चलता है कि वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई दिक्कत है जो बच्चा खा रहा है उसमें पोषण तत्व कैसे हैं, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता है जब नियमित जो वजन है उसको अगर मापा जाए। और आज भी गाँव में, दूर दराज में, इवन कई शहरों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत सी भ्रांतियाँ छिपी हुई हैं, और कई बार वजन जांचने जैसा बेसिक एक साइंटिफिक पैमाना है इसको भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कई सारी भ्रांतियों की वजह से। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि कुछ अध्ययन से ये भी पता चलता है कि जब गर्भधारण होता है, यदि जो पुरुष है, पिता, वो शामिल होता है जो बच्चा है उसकी माता का देखभाल ख्याल करने में, विशेष तौर पर पहली तिमाही में, तो जो भी प्रसव पूर्ण पहली तिमाही की देखभाल होती है उसमें जो महिला होती है उसकी देखभाल की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाती है। और ये भी बात आगे कही जा रही है कि इन सब चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल अदा करते हैं तो उनको बेहतर जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग डिवाइस हैं वो बेहतर तरीके से मिले, बेहतर क्वालिटी के मिले, और सही तरीके से वो वजन कर सके, रिकॉर्ड कर सके, इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना चाहिए। और अब चूंकि जो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं उनके पर्यवेक्षक हैं, जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में वो देखते हैं कि जब वजन मापा जाता है उसके लाभ को लोग देखते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य में बेहतरी होती है, तो और भी जगहों पर इस सफलता को दोहराया जाता है। और ये भी बात है कि जब दूर दराज के गाँव में ऐसे प्रयास होते हैं, इनकी सफलता देखने को मिलती है, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी सफलता प्रयासों की प्रतिध्वनियाँ काफ़ी और दूर तक फैलती हैं। और प्रारंभिक विकास में कमियों का पता लगाने के लिए हर महीने बच्चे का नियमित वजन सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पोषण प्रणाली को मजबूत करने की गति नियम, कौशल, सहायक पर्यवेक्षण और प्रासंगिक, बेसिकली पूरे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब जो माल न्यूट्रिशन है अगर उससे लड़ना है तो प्रॉपर और टाइम टू टाइम बच्चों का जो वज़न है
उसको मॉनिटर करना होगा। इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, उनका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल हो जाता है। उनके स्किल में प्रॉपर ट्रेनिंग को समय समय तक अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको और बेहतर तरीके से पहुंचाने की ज़रूरत है। और इन सब में और बेहतर तरीके से जो भी डेटा आधारित है, डेटा ड्रिवन रिव्यू है, इसको भी करना होगा। क्योंकि जो भी डेटा है वो और ज़्यादा कहाँ पर कमी हो रही है, किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में क्या चीज़ काम कर रहा है, क्षेत्र विशेष का क्या बेहतर जो कार्य है उसको दूसरे क्षेत्रों में लागू क्या करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये सब की समझ तभी मिलेगी जब जो भी रिव्यू है वो डेटा ड्रिवन हो। और इन सब के साथ में ये भी बात कही जा रही है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं वो जिस समाज से जुड़े होते हैं वहाँ की ग्राउंड लेवल की बेहतर समझ उनके पास होती है। और ऐसे में जब बात आएगी सामुदायिक स्वास्थ्य के उत्थान की, तो इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। और ऐसे में इनको एम्पावर्ड करना, इनको सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि अगर ये सशक्त होंगे तभी जाकर जो समाज है उसका अंतिम मील पर बदलाव संभव हो पाएगा। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।